Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the holy name of Allah, the most beneficent and the most merciful, who is the master of the masters and king of the kings. I, Varis Syal, welcome you to another episode of Southern Executive Development Center's studio, what we call SEDC Studio, where insights go global. Southern Executive Development Center is the educational training wing of Institute of Southern Punjab, Multan, which bears the responsibility of bringing about personal and professional development in the students by providing multiple start learning opportunities और उसी legacy को continue करते हुए मौजूदा कोविड-19 की सूरत हाल में this platform has been set which is called SCDC Studio where insights go global. Assalamu alaikum everyone. I'm Avish Rusli, serving as trainer and ESF coordinator at Southern Executive Development Center. आप सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम और रमज़ान की बहुत बेहद मुबारक। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो यूथ के बहुत ही फेवरेट हैं क्योंकि उन्होंने कम उम्री में बहुत ज़्यादा उनकी अचीवमेंट्स हैं। अचीवमेंट्स के अलावा उनकी अपने मुल्क के लिए बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो मेरे किसी भी तारुफ के वो मोहताज नहीं है। आप सब क्योंकि बहुत वेट कर रहे हैं और मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूँगी। ही इज़ MPA, हिज बिजनेस ओनर एज वेल और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ही इज़ सलमान नईम, नन अदर देन। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हम अपने इस पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन आपसे ये करेंगे कि इस तरह से क्योंकि आप एक वेल ऑफ फैमिली से हैं और आपको देखने में ऐसे लगता है, मतलब हम बहुत ज़्यादा आपके बारे में जो नहीं जानते आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो देखने में ऐसे लगता है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े होंगे या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि शायद आपकी फैमिली ने आपको बहुत कुछ दे दिया और शायद जब आपकी कैंपेन भी हुई तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ इसलिए नहीं हुई कि आप वेल नोन, वैसे ही आपकी एक फैमिली थी। तो क्या इस ऐसा ही कुछ है या आपने जो अपना जर्नी है उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस या डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं, और जो की हैं वो आप काइंडली हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर दें क्योंकि यू आर द इंस्पिरेशन फॉर द यंग जनरेशन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि किसी ने भी कोई भी अचीवमेंट अगर अचीव की हो तो इस तरह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि उसको चैलेंजेस का सामना ना करना पड़ा हो, उसको तनकीद का सामना ना करना पड़ा हो। लोग हमेशा से आपको जो है वो ये कहते हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे, लेकिन जो है वो अचीवर वही होता है जो अगर आप एम रखते हैं कि आपका गोल सेट आपने किया हुआ है, तो अगर आप उस पे पहुंचना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप हर तनकीद को पॉजिटिव लें, हर चीज को पॉजिटिव लें और उसको उसके ऊपर समझ लें, स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो अपनी जर्नी को जो है वो कवर करके अपने उस पे गोल पे पहुंचे, अपने टारगेट पे पहुंचे। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं क्योंकि वेल सेटल्ड फैमिली से मेरा ताल्लुक है तो मैं अपने गोल पर पहुंचने से पहले मैंने कुछ डिफिकल्टीज फेस नहीं की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरी, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा देर नहीं लगी अपने मंजिल पर पहुंचते हुए। मैंने अपनी मंजिल जल्दी तय की, उसमें मेरी फैमिली का भी बिल्कुल एक कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की खास करम नवाजी थी कि मैं जहाँ पर एक पॉलिटिशियन, एक सियासतदान को 20 साल लगते हैं, अल्लाह ताला ने 2 साल में मुझे वहां पर पहुंचाया। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, बैक स्टेज पे बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हम तीनों नजर आ रहे हैं देखने वालों को, लेकिन बैक स्टेज पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं हमें लाइव जो है वो लोगों को दिखाने के लिए। इसी तरह बहुत सारी डिफिकल्टीज इंसान फेस करता है और वो चीजें लोगों के सामने नहीं होती। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि जब मेरी क्योंकि जिंदगी में पहला ये इलेक्शन था, मेरी फैमिली में दूर दूर तक मेरे दोस्त अहबाब, मेरे हल्का अहबाब में इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ, मैं काउंसलर का इलेक्शन लड़ा हुआ। राइट। एकदम से प्रोविंशियल की सीट पर इलेक्शन लड़ना पड़ा और मेरे जो मध्य मुकाबिल थे वो भी सब लोग उनको जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है। PTI के वाइस चेयरमैन थे शाह महमूद कुरैशी साहब, इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर भी हैं।
जब उन्होंने खुद लड़ने का फैसला किया, उसके बाद फिर जो पीएमएलएन से थे, वो भी समझ लें कि वो मुल्तान के मेयर रहे हैं, वो प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे। तो ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आई। जिस तरह मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा, मैं समझता हूँ कि इससे मुश्किल इलेक्शन कभी किसी ने पाकिस्तान में शायद ना लड़ा हो। बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी, 21-21 घंटे हम लोग कैंपेन करते थे। मुझे हम्म। याद है अभी कि हमारी नींद भी ठीक तरीके से पूरी नहीं होती थी, और हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा। फिर ये बात आपकी ठीक है कि मेरी फैमिली ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। मेरे वालिद साहब हमेशा मेरे मतलब कंधे पे उनका हाथ रहा। मैं समझता हूँ कि उनकी जो कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं, वो भी फरामोश नहीं की जा सकती। हम्म। लेकिन मेहनत, आपको किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद जब मंजिल पर पहुंच गए, 25 जुलाई को हम इलेक्शन जीते, उसके बाद भी जो है ना, वो मुख्तलिफ लोगों ने मुझ पर जो है वो लीगली मतलब जुडिशरी में चले गए, अदालतों में चले गए मेरे खिलाफ। उसके बाद आज तक मैं उसको फेस कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने किसी चीज को अचीव करना है, तो फिर आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, टाइम गुजारना पड़ेगा। टाइम ट्रू। के साथ साथ आपको, क्योंकि जो है वो तजुर्बा भी हासिल होता रहता है, और इंसान जिंदगी में जो है वो नाकामियों से सीखता है। मैं समझता हूँ इतना कामयाबी नहीं सिखाती जितना नाकामियां सिखाती हैं इंसान को। इंसान को यस। पता लगता है कि कौन उसके साथ खड़ा है, कौन उसका हम्म। दोस्त है, कौन उसके दोस्तों में दुश्मन छुपे हुए हैं, कौन उसके हम्म। दुश्मनों में दोस्त जो है वो बन सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें इंसान को सीखने को मिलती है। मैं समझता हूँ मैं भी सीख रहा हूँ, और हम्म। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें मुझे जल्दी सिखा दी हैं, टाइम से माशाल्लाह। पहले। तो इंशाल्लाह वो जिंदगी में काम आएंगी। इंशाल्लाह। अच्छा सलमान साहब, चूंकि हम्म। आपके चाहने वाला और एक बड़ी फैन बेस, बड़ी स्ट्रांग फैन बेस है आपकी पूरे रीजन में, तो एक अभी प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात की जाए कोविड-19 की, तो उसमें ऐसा न्यूज में, मतलब हमारी लोकल न्यूज में आता रहा दैट सलमान नईम हैज गॉट पॉजिटिव कोरोना टेस्ट। और उसमें फिर कुछ लोगों ने आपका अपना भी एक इंफॉर्मेशन सेल होगा जो कि बड़ा एक्टिवली काम कर रहा होगा, तो मुख्तलिफ किस्म की राय भी सुनने में मिली। कुछ ऑडियो कॉल जो है वो लीक्स हुई कि ये सलमान नईम बात कर रहे हैं लोगों के साथ और वो क्वारंटीन है। कुछ ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ने कहा ये पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, अगर इन्हें है तो ये दोबारा अवाम में क्यों फिर रहे हैं। और इस किस्म की बड़ी मिक्स्ड किस्म की जो है ना हमें ओपिनियंस सुनने को मिली है। आप इस स्टोरी पे थोड़ी सी लाइट डालिएगा कि बेसिकली है ऐसा क्या था, या हुआ तो कैसे, वन ऑल दैट। ये स्टोरी ऐसे शुरू हुई कि जब कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया, तो जो हमारे मुख्तलिफ सियासतदान हैं, मुख्तलिफ हलकों में नुमाइंदगान हैं, एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, हम्म। वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि सब लोग इस्लामाबाद, लाहौर के घरों में जो है ना वो छुप गए थे। और हम्म। आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई यहाँ पर पाकिस्तान में, खास तौर पर मैं मुल्तान की बात करता हूँ, कि हमारे तकरीबन जो 25% जो है ना वो पॉपुलेशन, वो डेली वेजर्स की है, वो दिहाड़ीदार तबका है, हम्म। जो रोजाना कमाता है, और अपने बच्चों को वही उसने शाम को उसी पैसों से खाना खिलाना होता है। तो हम्म। उन लोगों को जब तकलीफ का सामना करना पड़ा लॉकडाउन के बाद, उनका जो है वो कारोबारी सरगर्मियां उनकी जो है वो बिल्कुल सस्पेंड हो गई। तो हम्म। मैंने ये नोट किया कि वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हर कोई मांग नहीं सकता दूसरे से। तो मैंने अपने हम्म। वालिद साहब से मशवरा किया, और हम लोगों ने 10,000 घरों में, अपने हल्के हम्म। के जो है वो घरों में राशन तकसीम करने का ऐलान किया, और हमने ये कहा हम्म। कि हम लोगों के घर तक पहुंचाएंगे। तो हम्म। उसके बाद फिर आपको पता है कि मैंने इलेक्शन लड़ा। जो इलेक्शन लड़ता है उसके साथ बहुत बड़ी टीम होती है, उसको पता होता है कि मेरे हल्के की कौन सी यूनियन काउंसिल के कौन से वार्ड में, कौन से मोहल्ले में हम्म। गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, कौन से कम रहते हैं। मुख्तलिफ गलियों में हमारे, क्योंकि लोग मौजूद होते हैं पहले से, तो इस वजह से जी। हम लोगों ने वो जो है वो लिस्टें बनाना शुरू की। मैंने अपनी टीम को बुलाया कि वो लिस्ट बनाए, अपने अपने एरिया की, अपनी गली की, अपने मोहल्ले की, अपनी यूनियन काउंसिल की, कि हम्म। इसमें कौन लोग ऐसे मुस्तहिक लोग हैं जो बेचारे मांग भी नहीं सकते, और उन उन लोगों को परेशानी का सामना भी है। तो मेरी टीम जस्ट। ने तकरीबन 1,000 लोगों को पर मुश्तमिल मेरी टीम है। उन लोगों ने हम्म। पूरी लिस्टें बनाई। उसके बाद हमने जब राशन तकसीम शुरू किया, तो 8-10 दिन मैं जो है ना वो खुद से इस पूरे जो है वो एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व रहा। और मैंने लोगों को, मतलब खुद मैं मुख्तलिफ इलाकों में जाकर मैंने देखा मेरी टीम ठीक से काम कर रही है, लोगों तक ठीक से राशन पहुंच रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों से जो है वो इंटरेक्शन करने का मौका मिला। तो आप अगर हैंडशेक नहीं कर रहे, आपका माइंड बन गया है कि मैं एहतियात करूंगा, जरूरी नहीं है कि अगले का भी बना हुआ है।
आपको पता है मतलब बहुत सारे लोग वो कहते हैं भी मैंने तो आपसे सलाम लेना है, मुझे तो कोई मसला नहीं है। तो हम क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं, हम किसी को मना भी नहीं कर सकते। हम मना करेंगे तो वो सामने वाला समझेगा कि पता नहीं शायद ये प्राउड जो है हो गया अब इस वजह से जीतने के बाद। तो मैंने भी लोगों से मतलब एहतियात तो की अपनी तरफ से, लेकिन लोगों से इंटरेक्शन काफी ज्यादा हुआ। उसके बाद मेरी तबीयत जो है वो खराब हो गई, मुझे टेम्परेचर फील हुआ, मुझे कफ जो है ना वो का इशू हुआ। उसके बाद फिर मैंने अपना टेस्ट करवाया, जो कि मैं मतलब अपना प्राइवेटली मैंने टेस्ट करवाया। लोग यहाँ पर आके उन्होंने जो है वो टेस्ट किया, सैंपल लेके चले गए। 4 दिन बाद उसका मेरा रिजल्ट आया, तो वो पॉजिटिव आया। तो मेरे घर वाले मतलब जैसे किसी को भी ऐसा हो तो उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं। मेरे ऑब्वियसली। वालिदैन जो है वो, मेरी मिसेज हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कुछ हो गया है। तो वो बहुत मसला मतलब हुआ हमारे घर में। तो मुझे खैर इन्होंने एडमिट करवा दिया। 3 दिन मैं जो है वो तैयब उर्दगान हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ में मैं एडमिट रहा। और वहां उसके बाद फिर मेरा टेस्ट दोबारा से किया गया, जो कि नेगेटिव आया। अच्छा, इसकी जो कोरोना की जो लाइफ है वो अगर आपके गले में रहता है तो वो टोटल 14 दिन की है। तो अगर मुझे नहीं पता कि भी मैंने अब टेस्ट अपना जो है वो 11th डे पर करवाया है, 12th डे पर करवाया है, या 9th डे पर करवाया है, किसी को भी नहीं पता। कौन मुझे बताएं कि ट्रू। अगर आम इंसान किसी के साथ हैंडशेक करने के लिए तैयार नहीं है कि भी उसको कोई वायरस ना हो, तो मुझे बताएं कौन इंसान जो वहां पर 60-70 पेशेंट्स जो कंफर्म पेशेंट्स हैं उनके दरमियान जाके 3 दिन गुजार के आएगा, उनके साथ ही खाना दुरुस्त। खाएगा, अपने घर वालों से दूर रहेगा। मैं अपने 7 दिन मैंने क्वारंटाइन में गुजारे हैं। तो मेरा ख्याल है कोई भी शौक से नहीं करना चाहेगा। बाकी बात रही कि तनकीद की, लोग दूसरों की बीमारियों का मजाक बनाते हैं, तो मैं तो सिर्फ यही दुआ कर सकता हूँ अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और उनको कम से कम इस चीज का सामना ना करना पड़े। अगर मुझे मुझे उम्मीद है कि लोगों ने मेरे बारे में तो बहुत सारी दुआएं की। मतलब मैं समझता हूँ कि हजारों लाखों लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, और मतलब मेरी सेहत याबी के लिए वो फिक्रमंद रहे। लेकिन मैं समझता हूँ जो तनकीद करने वाले होते हैं वो उन लोगों की अगर आप पर्सनैलिटीज देखें, तो मैं समझता हूँ कि खुदा ना खास्ता उनको कोई मसला बन जाएगा तो शायद उनके घर वाले भी उनके साथ नहीं ruin खड़े it. होंगे। इस तरह के लोगों के साथ अगर आप बहस करने लग जाएंगे और आप उनको जो है वो अपनी रिपोर्ट्स और अपनी चीजें दिखाना शुरू हो जाएंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये एंडलेस चीज है, ये खत्म हाँ, नहीं हो दुरुस्त। सकती। जितनी भी पॉजिटिव काम कर ले। मैंने लोगों को उम्रे पर भेजा, इन लोगों ने तनकीद की। मैंने गरीब बच्चियों की शादियां की अपने हल्के में, इन लोगों ने तनकीद की। मैंने इस तरह की सूरत हाल में राशन देने का फैसला किया, इन लोगों ने तनकीद की। कहते अब मुझे बताएं कि किसी के घर में अगर राशन दे रहे हैं, और मतलब मुझे बताएं कि भी अल्लाह ताला के सिवा कौन इस चीज का तयन कर सकता है कि मैं दिखावा कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि तनकीद को घबराना नहीं चाहिए, तनकीद से और उसको उसको टेक ओवर करना चाहिए, और मतलब उस काम को मजीद बढ़ाना चाहिए। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं, जब मैं ठीक होकर आया और मैंने ये सारी चीजें देखी कि कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो एक आवाम के लिए तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई कि मैंने मजीद 15,000 घरों में फिर रस से राशन देने का जो है ना वो फैसला किया। और वो Oh, अब तक great. मैं अल्हम्दुलिल्लाह रमजान रमजान शरीफ में मैंने ये सारा काम कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं आज रात तक मैं जो है ना वो 9,000 के करीब जो है वो मैं आटा के थैले मैं पहुंचा भी चुका हूँ लोगों के घरों में। किसी के घर का दरवाजा बनाकर उसको घर तक पहुंचा रहे हैं मेरी टीम। और मैं अपनी टीम का भी खसूसी तौर पर उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस तरह के हालात में जब सब लोग डर रहे हैं, अपने घरों से नहीं निकल रहे, और उनको अपनी अपनी जान की परवाह पड़ी हुई है, और मेरी टीम इस टाइम भी लगी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि वो भी बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक है। दुरुस्त। बेशक और सर यहाँ आपने पे एक बिल्कुल और चीज भी ठीक कहा। वेरीफाई करना चाहूंगा आपसे। ये जो आप चैरिटी वर्क या सोशल वर्क कर रहे हैं, जहां तक मेरे नॉलेज में है, ये आपके सियासत में आने से बहुत पहले से शुरू है। इज इट ट्रू सर? जी बिल्कुल। हम लोग एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, तकरीबन पिछले 7 साल से चला रहे हैं। और ये जो राशन भी जो हम लोगों को तकसीम करते हैं, बाकी भी चीजें करती हैं, मैं समझता हूँ पिछले 10 साल से, जब मेरी एज सिर्फ 17 ईयर्स, आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, तो मेरे वालिद साहब, मेरे जो चचा हैं, बाकी लोग जो मेरे फैमिली के बड़े हैं, वो सब ये काम करते थे। मैं ये सब काम देखते देखते बड़ा हुआ हूँ। मैंने खुद ये चीजें देखी हैं कि किस तरह लोगों के करीब जाके लोगों की खुशी गमी में उनके साथ शामिल हुआ जाता है, किस तरह लोगों को अपनी खुशी गमी में शामिल किया जाता है। मैं समझता हूँ कि सियासतदान पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। वो तो
एक दफा वोट लेने आते थे, उसके बाद 5 साल उनका पता भी नहीं होता था कि वो गए कहाँ पे हैं। तो लाहौर इस्लामाबाद में उन्होंने अपनी फैमिलीज को शिफ्ट कर दिया होता था। और ये तो मैं समझता हूँ कि अब मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को अपना जो पॉलिटिकल लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मेरी वजह से वो मुझे बुरा भला भी कहते हैं, मुझे इस बात का भी पता है, लेकिन मैं समझता हूँ उनके बुरा भला कहने से कुछ भी नहीं होगा। उनको अगर सियासत करनी है, अब हर हल्के के अवाम समझदार हैं, वो अगले बार देखेंगे कि जब उन पर मुश्किल वक्त आया था तो उनके साथ कौन खड़ा हुआ था। तो मैं समझता हूँ जो मुश्किल वक्त में उनके साथ अवाम के साथ खड़ा हुआ था, अवाम को भी चाहिए कि उन्हीं लोगों को जो है वोट देकर अपने असेंबलियों में पहुंचाएं, ताकि वो उनकी हकीकी नुमाइंदे होने के हकदार ठहरे। अच्छा सर, अभी मिस माविश शायद उनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछता हूँ कि अभी आप बात कर रहे हैं और अभी पिछले दोनों सवालों में एक चीज बड़ी कॉमन नजर आई, एंड दैट वाज क्रिटिसिज्म। और ये आप नहीं, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो होता है उसको फेस करना पड़ता है। माय क्वेश्चन इज, हाउ डू यू टेक दिस क्रिटिसिज्म एंड हाउ डू यू मैनेज दिस क्रिटिसिज्म? बिकॉज आप पे मीडिया पे ऑब्वियसली एक अलग कैंपेन चल रही होती है हर हुकूमती दौर में, और जो पब्लिक मैसेज की जो एक पब्लिक ओपिनियन है वो डिफरेंटली कंट्रोल हो रही है। और थर्डली अभी मौजूदा दौर में तो एक और चीज बड़ी डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करी है, वो जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज की जो आप बोलेंगे सोशल मीडिया विंग्स हैं, उसमें बड़े वीलॉगर्स और बड़ी मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज चल रही होती हैं। तो आप इन तमाम सोर्सेज से आने वाले क्रिटिसिज्म को किस तरह से हैंडल कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं? क्योंकि अब तक तो हम बात करते रहे वो लोग जो आपके हल्के में मौजूद थे, और आप उन वो जब क्रिटिसाइज करते थे तो आप किस तरह से मैनेज करते थे? तो अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हाउ डू यू मैनेज दिस थिंग? शुरू में बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे खुशी हुई आपने ये सवाल किया। शुरू में मुझे बहुत मतलब क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। हम लोगों ने कभी जो है वो तनकीद को फेस ही नहीं किया था। हम लोग तो बिजनेसमैन, आपको पता है, उसकी हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना। वो तो एक कमिटमेंट करके ऊपर चलता है। तो पॉलिटिकल जो बंदा होता है उसको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। शुरू में मुझे बहुत अ, अजीब लगता था, मैं परेशान रहता था कि यार ये लोग मुझे क्या, मैंने तो ये काम किया ही नहीं है, लोग मुझे जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता चीजों को एब्जॉर्ब करना सीखा। और क्योंकि मेरे ऊपर जो है ना वो एक और मसला मेरे साथ है कि मेरे ऊपर तनकीद करने वाले जो लोग हैं वो बदकिस्मती से मेरी अपनी ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट हैसियत में मैंने इलेक्शन लड़ा। और मैंने, क्योंकि यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब थे, पीटीआई के वाइस चेयरमैन उम्मीदवार थे, यहाँ पर उनको हराया। वो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, और वो नहीं चीफ मिनिस्टर बन सके। तो वो जो पीटीआई से ही ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वही ज्यादा मुझ पर तनकीद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको इतनी समझ नहीं है कि मुझे इमरान खान साहब ने इलेक्शन के अगले दिन फोन किया, जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान साहब मेरे घर तशरीफ लाए, उन्होंने मुझे इमरान खान साहब का पैगाम दिया और पार्टी में शमूलियत की दावत दी। फिर मैंने एक मुश्किल वक्त में पीटीआई को ज्वाइन किया है। तो मैं समझता हम्म। हूँ कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट बनी तो उसमें मेरा भी एक किरदार है। मेरा भी मैं समझता हूँ 186 जो वोट चीफ मिनिस्टर को चाहिए होते हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो पीटीआई को 186 वोट ही मिले थे असेंबली में। तो वो एक एक वोट की उस टाइम एक अहमियत थी। तो मैंने पीटीआई का उस टाइम दुरुस्त। साथ दिया जब पीटीआई को जरूरत थी। और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब या जहांगीर तरीन साहब ने उसके बाद भी काफी मेरा ख्याल किया। जहांगीर तरीन साहब आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बड़ी केयर करते हैं और जो भी मसले मसाइल होते हैं उनको देखते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है वो जो यहाँ के लोकल सपोर्टर्स हैं तो वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज से अब फर्क नहीं पड़ता। अब सीख गया हूँ मैं कि उसको कैसे फेस करना है और कैसे उसको दुरुस्त। ओवरकम करना है। और मैं समझता हूँ कि जितने लोग क्रिटिसाइज करते हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें इंसान को नहीं समझ आ रही होती कि वो कैसे करना है। और आपकी तनकीद करने वाला वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा जाता है कि इसको कैसे मैनेज करना है और इसके कैसे आगे चलना है। तो मैं समझता हूँ कि मैं बल्कि उनको भी पैगाम देना चाहूंगा आपके जरिए कि आप क्रिटिसाइज करते रहें मुझे अब कोई इशू नहीं है। आप लोग मुझे सिखाने वाले हैं कि भाई मुझे कैसे आगे चलना है और लोगों का भला करना है। और मैं समझता हूँ कि सियासत आगे इसी तरह ही होगी कि लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी अगर आपने सियासत करनी है तो। अच्छा, दुरुस्त। बहुत ही अच्छी आपने बात की, क्योंकि ये एक ऐसा, बहुत सारे प्रोफेशंस या बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिनको क्रिटिसिज्म हर वक्त फेस करना
पड़ता है, लेकिन पॉलिटिक्स और ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कुछ ज्यादा फेस करना पड़ता है, तो उससे ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ भी हो रही है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली। क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था ये सारा कुछ, दिस वाज योर वेरी फर्स्ट टाइम, और उसमें यस। इलेक्शन कैंपेन में ये सवाल किसी ने यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने किया और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज्यादा आपको लगता है कि पैसा जाया होता है, और क्या इस पैसे को लगाने का कोई फायदा है, या ये पैसा लगाना चाहिए, या वाकई पैसा लगता है या नहीं लगता इस पे, या अगर मैं ये कहूँ कि क्या कोई गरीब इंसान इलेक्शन लड़ सकता है तो ये सही होगा या नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। लोगों के दिलों में ये सवाल बिल्कुल मौजूद है, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि सिर्फ पैसों से इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। अगर आपके पास सिर्फ पैसे हैं और मतलब आपकी गुडविल जो है वो नहीं है लोगों में, और आप लोगों की खिदमत नहीं कर रहे, लोगों के दरमियान मौजूद नहीं है, लोगों की खुशी गमी में शामिल नहीं है, तो सिर्फ पैसा जो है वो कुछ नहीं कर सकता। आपको ये पूरा एक मल्टीपल पैकेज होता है, आपको सारी चीजें जो है वो जोड़नी पड़ती है। मेरा जो परसेप्शन लोगों ने क्रिएट कर दिया ना कि शायद मैं बहुत लोगों को पैसे दे रहा हूँ और इस तरह से हो रहा है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इलेक्शन पर पैसे खर्च नहीं किए। मैं आपको दोबारा से बताऊं, ये आपने गौर से सुनना है, और सुनने वाले गौर से सुनेंगे तो उनको समझ आएगी कि मैंने इलेक्शन पर पैसे खर्च नहीं किए, मैंने लोगों पर पैसे खर्च किए हैं। मैंने लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड पर पैसे खर्च किए हैं। मतलब मैं अभी भी एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि 2000 पेशेंट्स डेली अपना चेकअप वहां से करवा सकेंगे, फ्री चेकअप करवाएंगे, फ्री जो है वो मेडिसिन उनको मिल सकेगी, उनका फ्री लेबोरेटरी टेस्ट फ्री हो सकेगा, एक्सरे वहां पर होगा, अल्ट्रासाउंड जो है ना वो की सहूलत वहां पर रखी गई है। तो पैसे अगर किसी सियासतदान ने खर्च करने हैं, वो लोगों पर खर्च करे, ना कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन पर खर्च करे। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कैंपेन पर लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन जब लोगों को उनकी जरूरत होती है, जब लोगों पर खर्च करने की बारी आती है, तो वो इंतहाई कंजूसी का मुजाहरा करते हैं, और वो बिल्कुल उसे बिल्कुल वॉश आउट कर देते हैं सारी चीज को। तो मेरी सियासतदानों को भी ये राय है कि भी आप बजाय इलेक्शन पे अपने ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करने के, आप लोगों पर पैसा खर्च करें, लोगों की जिंदगी में जो है वो जो परेशानियां हैं उनको कम करने की कोशिश करें, तो आपको इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इलेक्शन कैंपेन के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने लोगों के ऊपर, लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए मैंने जरूर कोशिश की है। तो यही फर्क है एक सियासतदान में और मुझ में, कि मैं लोगों पर पैसा खर्च करता हूँ और बाकी सियासतदान अपने इलेक्शन कैंपेन पर पैसा खर्च करते हैं। अच्छा, दुरुस्त। जहाँ हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, वहाँ हम एक अच्छे सिटीजन होने की भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम दूसरों पे तो तनकीद कर लेते हैं लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते। वो लोग जो वोट कास्ट ही नहीं करते या वो अपना राइट ही यूज नहीं करते और उसके अलावा वो तनकीद भी करते हैं, तो क्या उनका ये राइट है कि अगर वो वोट कास्ट ही नहीं करते और उनके पास ये फैसिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है, और उसके बाद वो तनकीद करें, तो क्या ये सही है? आप कैसे ये देखते हैं उसको? ये वोट कास्ट करना तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी हक है, बल्कि मैं समझता हूँ कि फर्ज है वोट कास्ट करना लोगों हम्म पर। अगर आप वोट कास्ट ही नहीं करेंगे तो आपके हल्के के 34-35% लोग वोट डालेंगे जाके, और किसी ने 12-13% वोट उसमें से ले लिए, 14% ले लिए, वो आपकी नुमाइंदगी अगले 5 साल में करेगा। वो आप हम्म एक 15-20% जिसने वोट लिए हैं, वो आप उसको जो है ना वो अपनी नुमाइंदगी करने के लिए असेंबलियों में भेज देते हैं। वो किस तरह से, मतलब मुझे बताएं कि वो अच्छे तरीके से समझ सकेगा कि मेरे हल्के के क्या मसाइल हैं। मैं समझता हम्म हूँ कि मेरे हल्के में बुनियादी तब्दीली ये भी आई कि पहले मेरे हल्के में 34, 35, 36% टर्न आउट हुआ करता था, लेकिन मैंने इस हम्म बार इलेक्शन लड़ा तो 52% यहाँ पर टर्न आउट रहा। पहले वोट कास्ट होता था 198,000 में से 75,000 से 80,000 के करीब। अब क्योंकि हल्का बंदियों के बाद जो है जो इलेक्शन हुए, मेरे हल्के में वोट जो है वो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद भी 165,000 रह गई, 198 से 165। तो 75 से ये 60 पे आ जानी चाहिए थी तादाद वोटर्स की, लेकिन हम्म अल्हम्दुलिल्लाह में कि 95,000 लोगों ने वोटकास्ट कर कर मुझे जो है वो असेंबली में पहुंचाया, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 36,000 वोट
लेकर मैं असेंबली में पहुंचा। तो इसी वजह से ये जो है वो फर्क है। मैं समझता हूँ कि आपका सवाल बहुत अच्छा है और लोगों को ये समझना चाहिए कि उनके वोट की क्या अहमियत है। उनके वोट की जो अहमियत है वो अगले 5 साल की जिंदगी का फैसला करता है उनका, कि भी वो किस तरह से गुजरेंगे, उनके हल्के में क्या डेवलपमेंट्स होंगी, वो कितने काबिल इंसान को असेंबली में पहुंचा रहे हैं। सिर्फ क्या वो गवर्नमेंट के फंड्स पर डिपेंड करेगा कि क्या वाकई वो खुद से भी, अगर वो एफर्ट करना चाहे तो वो खुद से भी एफर्ट करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को ये देखना चाहिए और वोट जरूर कास्ट करना चाहिए ताकि बेहतर नुमाइंदा जो है वो असेंबली में पहुंच सके। दुरुस्त। अच्छा, क्योंकि आपने अभी ये बात की कि जो सिटीजन है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, उसको वोट कास्ट करना चाहिए, लेकिन हम क्योंकि आम लोग की अगर मैं बात करूं और बिल्कुल सिंपल बात करूं, तो वो लोग ये कहते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये इसकी परफॉर्मेंस बाद में अच्छी होगी या नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम तो सबने जाके घरों में भी घरों तक जाके लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं इन ट्रू मीनिंग्स, और उसके बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। तो किस बेसिस पे उनको, वो किस बेसिस पे एनालाइज करें? मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान जो अपने घर से खाता है और मतलब इतना शऊर तो कम से कम होना चाहिए कि हम्म। अगला जो बंदा है, जो नुमाइंदा, जो कैंडिडेट है हमारा, वो क्या अपनी तकरीरों में क्या बात कर रहा है, लोगों से क्या बात कर रहा है, फिर उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। सबसे अहमियत जो है वो पास्ट परफॉर्मेंस की है। अब आप कहेंगे हम्म। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा तो लोग हम्म। कैसे पास्ट परफॉर्मेंस मेरी देख सकते थे, तो देख सकते थे ना कि मैं अगर पहली बार लड़ रहा हूँ तो मैंने पहले क्या किया लोगों के लिए। लोग वादे करते हैं कि मैं इलेक्शन में आपको एमपीए बनकर ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा, मैंने बनकर आपको इस तरह से कर हम्म। दूंगा। तो क्या उनसे ये सवाल करना चाहिए कि आप पहले क्या करते रहे हैं भाई, इलेक्शन लड़ने से पहले आप क्या क्या किरदार है सोसाइटी के हम्म। लिए, सोशल वर्क हम्म। आपका क्या है, आप लोगों के लिए क्या एफर्ट करते रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से लोगों को कितना टाइम देते रहे हैं, लोगों की कितनी खुशी गमी में शामिल होते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हम्म। कि इससे बहुत अच्छे तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे मैंने पहले जो कुछ किया था, मैंने उसकी बुनियाद पर लोगों से वोट मांगा और लोगों ने दिया। तो मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की कि भाई मैं आपको जो है वो चांद पे बिठा दूंगा जाके अपने वोटर को। वो वो बातें बताई जो कि एक बुनियादी वोटर का हक होता है कि ये दुरुस्त। आपका हक है, ये आपको नहीं मिल रहा। मैं अगर मुंतखब होऊंगा तो मैं इंशाल्लाह जरूर आपको वो हक दिलाऊंगा। तो ये अच्छा सर, ये बड़ी एक मजे एनालिसिस की करना बात। बहुत आसान है किसी भी आम बंदे के लिए कि कौन जो है वो किस जो है वो पास्ट का कौन किस किस्म का पास्ट वो अपने साथ कैरी कर रहा है, ताकि वो देखा जा सके कि वो किस तरह आगे हमारे साथ चलेगा। दुरुस्त दुरुस्त। अच्छा सर, बड़ी मजे की बात, अभी हमारे यहाँ पे कमेंट्स में रक्स सैयद लिख रही थी कि आई नो यू फ्रॉम माय चाइल्डहुड बिकॉज आई यूज्ड टू ईट सलमान निम्को। तो दैट वाज रियली फनी। मुझे अभी पर्सनल पे मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे एक सॉरी दोस्त राना सॉरी सरमत सॉरी, महबूब। मुझे आपकी आवाज नहीं आ सकी, सॉरी दोबारा रिपीट सर कीजिएगा। मैं अभी स्टूडेंट्स के जो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, एम आई ऑडिबल सर? जी 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 कमेंट्स जी। में रक्ष सैयद लिख रही थी कि आई नो यू सिंस माय चाइल्डहुड बिकॉज आई यूज्ड टू ईट सलमान निम्को। दैट वाज समथिंग फनी। बेशक आप उन्हें नहीं जानते, लेकिन लोग आपको बचपन से जानते हैं। और सर एक हमारे दोस्त हैं राना सरमद महबूब महबूब, वो जी हमें पर्सनल पे भी मैसेज मुझे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा सवाल पूछिए और मेरा नाम लेके पूछिए। सवाल सर आपका यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा राना साहब, लेकिन सलमान साहब एक मेरा मैं जाती सवाल। पर्सनली जी बिल्कुल, जानता वो सवाल लेकिन उनका अभी तक स्क्रीन पे नहीं पहुंचा। जैसे ही राना सरमद महमूद का सवाल स्क्रीन पे आएगा हम पूछेंगे। अच्छा सर, इस वक्त जो मेरा अगला सवाल है वो सलमान नईम एज एन एमपीए नहीं है, बल्कि सलमान नईम एज ए लेमैन और एज अ क्रिटिक है। एक बड़ी परसेप्शन है सोसाइटी के अंदर कि आजकल के दौर में लोग पॉलिटिक्स को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर ज्वाइन करते हैं। आपका डिफरेंट बैकग्राउंड है, आप ऑलरेडी बिजनेस फैमिली से हैं और अपने भी कुछ पर्सनल आपके ब्रांड्स हैं और बिजनेसेस हैं जो आप चला रहे हैं। एज अ ले मैन या एज अ क्रिटिक आप इस सूरत हाल वारिस को, भाई, इस कैन चीज यू को हेयर मी? किस तरह से देखते हैं? जी जी, आई हाँ कैन लिसन जी। टू यू सर। एम आई ऑडिबल? वारिस भाई, कैन यू एम हेयर? आई ऑडिबल सर? यस, आई कैन हियर यू सर। एम आई ऑडिबल सलमान साहब? एम आई आई ऑडिबल गेस नाउ सर? नो।
भाई आपकी? ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज सलमान साहब को शायद हमारी आवाज नहीं आ रही और जी हमें जी, उनकी अब आवाज मुझे नहीं आवाज जा आ रही। रही है। हाँ दुरुस्त। जी, मैं पहले सुन नहीं पाया आपका सवाल। हाँ शुरू जी। से सर मैं दोबारा मुझे से सॉरी, रिफ्रेश मैं कर नहीं देता सुन हूँ। सका। मेरा ये अगला सवाल जो है ये सलमान नईम एज अ लेमैन, ये एज अ क्रिटिक है, बट नॉट सलमान नईम एज एन एमपीए और एज अ पॉलिटिकल पर्सन। सर एक बड़ी क्रिटिक्स लिखते हैं और कहते हैं कि आजकल लोग पॉलिटिक्स में, सियासत में एज अ प्रोफेशनल जाते हैं, दे ऑप्ट फॉर पॉलिटिक्स एज अ प्रोफेशन, जबकि दिस इज फॉर सर्विसेज नॉट एज अ प्रोफेशन। तो आप एज अ ले मैन किस हद तक इस चीज को दुरुस्त समझते हैं कि वाकई लोग पॉलिटिक्स में सर्विसेज की बजाय, सर्विस टू सोसाइटी की बजाय एज अ प्रोफेशन आते हैं, और क्या उनको आना चाहिए, या ये एक जस्ट एक ऐसी नोशन है जो कि लोगों ने फैला रखी है, ऐसा कुछ नहीं है? हेलो। जी सर। We can hear you, sir. Please continue with your answer. आवाज नहीं आ There is रही some थी? technical issue again, I guess. Welcome back, sir. Can you hear us? हाँ सॉरी यार, वो शायद कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। मैं बिल्कुल भी आपको सुन नहीं पाया। दुरुस्त। सर क्या सियासत को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए, या एज अ मींस ऑफ सर्विंग द सोसाइटी? ये मुझे आपका बतौर लेमैन इस सवाल का सर जवाब चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो सियासत को प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं उनको बिल्कुल उनको तो हक ही नहीं है कि हम लोग उनको वोट दें एज अ लेमैन। हम्म, सियासत को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ज्वाइन करना चाहिए, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें सिखाया कि सियासत तो मैं समझता हूँ कि खिदमत का दूसरा नाम सियासत था। हम्म, उन्होंने जो है अपनी जिंदगी से, उनकी जिंदगी क्योंकि हमारे लिए एक मशअल राह है हर इंसान के लिए, तो सियासत तो खिदमत के लिए की जाती थी। बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में अब सियासत को बाय प्रोफेशन ज्वाइन किया जाता है। ये एक तल्ख हकीकत है। मैं समझता हूँ कि ये अवाम को समझना चाहिए कि जो सियासत को बाय प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, जो पैसा बनाने के लिए कोशिश करते हैं सियासत की, तो उनको हमें बिल्कुल जो है वो बिल्कुल भी जो है वो अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, उनको वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को हमें डिग्रेड करना चाहिए। और जितना हम उनका रास्ता रोक सके, मैंने यही तो किरदार अदा किया कि यहाँ पर जो सियासत होती थी वो मतलब प्रोफेशन के लिए होती थी, उनका कोई और कारोबार नहीं है। वो सियासत से ही पैसा बनाते हैं और लोगों के छोटे छोटे काम करके उनसे पैसा वसूल करते हैं। और इस तरह की करप्शन की जाती है कि एक आम आदमी उसको ना पकड़ सकता है, ना समझ सकता है, ना उसको पता होता है कि हम्म, ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं समझता हूँ कि सियासत को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ज्वाइन करना चाहिए, और मैक्सिमम सर्विस जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, वो आपको करनी चाहिए। अगर आप किसी हल्के की नुमाइंदगी नहीं भी कर रहे, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं फ्यूचर में, मेरा नौजवानों से खास तौर पे ये मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी यूनियन काउंसिल की हद तक, अपने वार्ड की हद तक, जितनी आपकी हैसियत है, आप कम से कम लोगों को सर्व करने की कोशिश तो करें। लोगों का जो रिस्पांस आएगा वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो बहुत अच्छा होगा, मैं आपको बता नहीं सकता। दुरुस्त। और अल्लाह ताला जो इसका आपको रिवॉर्ड देगा, वो तो खैर अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया कि अगर आप जो है वो लोगों पर खर्च बेशक। करते हैं, मेरी राह में खर्च करते हैं, तो मैं आपको 10 टाइम्स जो है वो इस दुनिया में दूंगा आपकी लाइफ के दौरान, और मैं 70 टाइम्स, 70 गुना मैं आपको आखिरत में दूंगा। उसका हिस्सा हमारा वहां पर भी मौजूद है, मैं समझता हूँ। तो अगर आप लोगों को सर्व कर रहे हैं, तो इसमें मैं कहता हूँ कि भी इसमें बेनिफिट से बेनिफिट्स हैं। ये कोई घाटे का सौदा नहीं है अगर कोई इस तरह करता है तो। दुरुस्त। दुरुस्त। अच्छा सलमान साहब, अभी ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने मुझे सेंड किया जब आपकी पोस्ट लगी और मैंने व्हाट्सएप पे लगाई। एक तो आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है कि मुझे वैसे कभी मेरे पोस्ट पे इतने मैसेजेस नहीं आए जितने आपकी पोस्ट लगाने में मुझे रिप्लाईज आ रहे थे। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग होती है, अल्लाह और ताला की जिसको खास क्रिटिक्स, करम है। हाँ, और जिसको क्रिटिक्स मिलता है फेम भी उसको ज्यादा मिलता है। तो एक क्वेश्चन ये आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि टॉक शोज में अक्सर पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं, एक एंटी पार्टी बैठी होती है और दो पार्टीज बैठी होती हैं, और उसमें हो क्या रहा होता है कि एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया
जा रहा होता है और उसमें बात प्रॉब्लम पे की जा रही होती है, चैलेंजेस पे की जा रही होती है, डिस्कस भी प्रॉब्लम हो रहा होता है, लेकिन उस सोल्यूशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा होता। और एंड उसका क्या होता है, क्योंकि आज हमारा टाइम खत्म हो गया है और हम इसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, तो अल्लाह हाफिज। मतलब कि कोई सोल्यूशन नहीं निकलता उसका। और आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या ये वेस्टेज ऑफ टाइम है या फिर एक और तरीका है दिमाग को जगाने का, ये लोगों को क्रिटिक करके उनको नसीहत करने का कि आप इस तरह से ना करें, या लोग आपको देख रहे हैं, ये क्या है, इसका रीजन क्या है? मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम का पता होना चाहिए ना, कि भाई प्रॉब्लम एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। तो जो हमारे नेशनल मीडिया पर बैठ के प्रॉब्लम जो है वो का इल्जाम एक दूसरे पर लगा रहे होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को तो ये पता नहीं होता कि लोगों को प्रॉब्लम है क्या। तो वो प्रॉब्लम तो एग्जैक्टली डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो अपने हाईएस्ट लेवल पे जो चीजें उनको फेस करने को मिलती हैं वही उनको पता होती हैं। एक ले मैन को क्या प्रॉब्लम्स है उनको शायद बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे अच्छे लोग भी मौजूद हैं, सब लोग बुरे नहीं होते सोसाइटी में। तो जो ज्यादातर ऐसा हो रहा होता है कि प्रॉब्लम्स पर ही एक दूसरे को इल्जाम दिए जा रहे होते हैं कि ये आपने किया, ये आपकी वजह से हो गया। तो प्रॉब्लम्स भी डिस्कस होनी चाहिए कि एक आम आदमी की प्रॉब्लम क्या है भाई, उसको फिर उसका सोल्यूशन भी डिस्कस चाहिए। तो इसका मैं समझता हूँ कि जो होस्ट है हमारे, उनको इस चीज का किरदार अदा करना चाहिए कि आप एक स्पेसिफिक टाइम आप जो है वो रख लें। आप पहले फेज में प्रॉब्लम डिस्कस करें कि क्या प्रॉब्लम्स है हमारे लोगों को, और उसके बाद फिर जो है उसके सोल्यूशन की तरफ जाएं कि इसका सोल्यूशन अब क्या है। चले जिसकी वजह से भी आया प्रॉब्लम आ गया, जो भी प्रॉब्लम है वो जिसकी वजह से भी आया वो हो गया, अब इसकी सोल्यूशन क्या है। तो उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए ताकि लोगों को ये पता लगे कि हमारी प्रॉब्लम नेशनल मीडिया पे डिस्कस हो रही है, उसकी सोल्यूशन भी डिस्कस हो रही है। लोगों को भी इस जो है वो मतलब टाइम देना चाहिए, या लोगों का भी किरदार होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी अगर अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा सके, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर हमारी ये प्रॉब्लम है तो इसको हल कैसे किया जा सकता है। दुरुस्त। अच्छा सर, राना साहब जो है उनका सवाल अभी मुझे स्क्रीन पर नजर आया, वो पूछना चाह रहे थे कि वो कौन सी ऐसी मोटिवेशन है जो कि आपको फ्यूचर में भी इंगेज रखेगी इसी तरह से सोशल वर्क्स में और वेलफेयर वर्क्स में? लोगों का प्यार, और मतलब एक 4 साल का बच्चा जब मैं जाता हूँ अपने हलके में, और 4 साल का जब बच्चा मुझे कहता है कि सलमान नईम जिंदाबाद, तो फिर वो सबसे बड़ी मोटिवेशन तो वो होती है कि यार जिस बच्चे को मतलब सही किसी बात। बात का पता नहीं है जिंदगी, मतलब उसने अभी जिंदगी अभी शुरू ही नहीं की एक किस्म की, प्रैक्टिकल लाइफ में ही नहीं वो आया, उसको पता ही नहीं है सलमान नईम कौन है, इसकी रिहाइश कहाँ है। तो जब वो एक दफा बच्चों का प्यार, फिर बुजुर्गों का प्यार, बुजुर्ग जो दुआएं देते हैं, मैं समझता हूँ उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है कोई किसी और चीज से। तो बुजुर्गों की दुरुस्त। दुआएं, बहनों की दुआएं, जो 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 माएँ जो मेरे सर पे जो हाथ रखती हैं जब मैं जाता हूँ अपने हलके में अपने लोगों के दरमियान, तो वो इसका कहाँ पर, मतलब अगर आप 7 स्टार होटल में भी किसी में चले जाएं तो वो सुकून नहीं मिल सकता जो लोगों के दरमियान दुरुस्त। जाके मिलता दुरुस्त। अच्छा सर, ना लाइटर नोट, चूंकि अभी आप अपने फैंस की बात कर रहे हैं या वो लोग जो आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, जब फैन बेस ज्यादा बड़ी होती है या लोग आपसे ज्यादा प्यार करने लगते हैं, तो एट टाइम्स हमने देखा कि जो ऐसे ऐसे जो पब्लिक फिगर्स होती हैं उनके लिए फैंस को मैनेज करना भी खासा मुश्किल हो जाता होता है। हमारे अभी रिसेंटली हमारे यहाँ शाहिद अफरीदी आए और उनका एक सेशन हुआ, तो आई लिटरली सॉ कि एक खातून वो उनको जाते हुए को पीछे से उनके बाल खींच के चेक कर रही थी कि क्या ये असली शाहिद अफरीदी है असली में या बनाया में है इन्होंने। तो सर, ऐसा होना लाइटर नोट, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें बड़े वियर्ड किस्म की आपको सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो, लेकिन ऑब्वियसली एज अ पब्लिक फिगर, एज अ पॉलिटिशियन, यू हैव टू डील विद देम वेरी जेंटली। नहीं, ये स्पेसिफिक सर कोई जहन में इंसिडेंट तो रखिएगा, ऐसा ये जहन में सर रखिएगा कि भाभी भी देख रही होंगी इस इंटरव्यू को। मैं वही आपको जवाब देने लगा था। मैं स्पेसिफिक इंसिडेंट तो अभी नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले की लाइफ और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद लाइफ में डिफरेंस है। मैं पहले जो है ना वो जनाब साहब हर 3-4 महीने बाद किसी फॉरेन कंट्री का टूर करता था, और जो है वो हर दूसरे दिन जो है होटलिंग हो रही है और कहीं बाहर जा रहे हैं फैमिली के साथ, कभी कहाँ जा रहे हैं।
तो अब सियासत में आने के बाद तो मुल्तान में तो अपनी फैमिली के साथ जाना बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है। जहां पर भी जाएंगे कुछ सेल्फी फैन आपको मिल जाएगा, वो उसको आपके साथ सेल्फी बनवाना चाहता है, कभी कोई मिल जाएगा, कभी कोई मिल जाएगा। इस वजह से फिर अब फैमिली के साथ तो बिल्कुल जाना समझ लेंगे जाना नामुमकिन है। उसके बाद बाहर जाने का मौका कम अब मिलता है, लोगों के दरमियान रहना ही अच्छा लगता है। और मैं समझता हूँ कि लोग भी यही चाहते हैं कि जिसको हमने वोट दिया है वो हमसे मिलता जुलता रहे। काम शाम कोई हो जाता है, कोई नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी को इज्जत से मिलेंगे, किसी को प्यार से मिलेंगे, मैं समझता हूँ वही किसी के लिए काफी। अगर आप इज्जत किसी को देंगे तो मैं समझता हूँ इससे आपकी इज्जत में इजाफा होगा। तो दुरुस्त। वो आपकी भाभी को ये मुझसे शिकायत है कि भी मैं अब उनको आउटिंग पे नहीं लेके जाता। अच्छा सलमान साहब, क्योंकि अब फैमिली की भी बात हो रही है तो उसी वक्त एक दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि आपने जब ये सारा कुछ स्टार्ट किया, क्योंकि आप इस सब के आदी नहीं थे, और जब नेम भी मिला और फेम भी मिला, तो आपको क्या लगता है कि अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई है कि आपको हम्बल होना है? क्योंकि हर एक की अपनी पर्सनालिटी होती है। अगर मैं अगर इंट्रोवर्ट हूँ तो इसका मतलब यह है कि मेरी पर्सनल लाइफ है, लेकिन बिकॉज यू आर नाउ अ पब्लिक फिगर है, तो अब आप उसको किस तरह से डील करते हैं? मतलब अपना, आपको गुस्सा भी आ रहा होता होगा समटाइम्स, आपको इरिटेशन भी हो रही होती होगी, लेकिन क्योंकि अब आप एक पब्लिक फिगर हैं तो आपको ज्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ होना पड़ता है। तो हाउ यू डील सच काइंड ऑफ स्ट्रेसेस? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आप अगर पब्लिक फिगर हैं और लोगों के दरमियान रहते हैं तो हर तरह के माइंड के जो लोग आपको मिलते हैं, हर हम्म। बात हर इंसान नहीं समझ पाता। तो आपको हम्बल रहना पड़ता है, बहुत सारी गलत चीजों पर आपको खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। और आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, लोगों की कुछ गलत बातें भी होती हैं वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मैं हम्म। समझता हूँ कि अगर अगर आपने सियासत करनी है, अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है, तो लोगों की गलत जुबानें भी आपके ऊपर उठेंगी और आपको मुख्तलिफ तरीकों से टारगेट किया जाएगा। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हो चुका, बल्कि अफसोसनाक एक जो है वो इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ कि पिछले कुछ अर्सा पहले मेरे वालिद साहब के ऊपर जो है वो उनकी जात के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई। और मैं हम्म। समझता हूँ कि अगर पॉलिटिक्स करनी है तो मैं समझता हूँ सियासी मुखालफत होती है, हर किसी की होती है, होनी भी हम्म। चाहिए। हम्म। किसी को ट्रैक पे रखने के लिए उसकी मुखालफत होनी चाहिए। बहुत सारी जो सियासी मुखालफतें होती हैं उसका फायदा अवाम को हो रहा होता है। तो जब हम्म। दो सियासतदान आपस में टकराते हैं तो वो उसका फायदा अवाम को इस तरह से होता है कि उसमें दोनों कोशिश कर रहे होते हैं कि ये काम लोगों का मैं करवा दूं, दूसरा कोशिश कर रहा होता है ये काम लोगों का मैं करवा दूं। तो लोगों का फायदा हो हम्म। रहा होता है। जहां पर ज्यादा दोस्तियां बढ़ जाएं और वो फिर कंप्रोमाइज शुरू हो जाते हैं, वो फिर जो है वो हम्म। लाहौर इस्लामाबाद की मीटिंग रह जाती हैं और फिर लोगों को भूल जाता है कि मुल्तान या हमारे हल्के में भी जो आवाम को मसले मसाइल है वो क्या है। हाँ। जो बाकी बात हम्म। रही जो जो इस तरह की चीजों को फेस करने की, तो हम लोगों को अब इस तरह की आदत हो गई है कि लोग अच्छे तरीके से भी याद कर रहे होते हैं, बुरे तरीके से भी याद कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारा किरदार जो होता है वो यही होता है कि अगर मैक्सिमम लोग हम लोगों को सर्व कर सकें तो हम करें। किसी का कोई काम कर सकते हैं उसकी करें, उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं करें, लेकिन किसी की परेशानी का जरिया ना बने हम लोग, दुरुस्त। हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। हम्म। दुरुस्त। अच्छा सर, आपकी मैं जाती मैं लाइफ एक पे। मिसाल देता हूँ, सॉरी सॉरी आपकी सर बात प्लीज, जी जी दोबारा से प्लीज। काट रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि भी मैंने पिछले दिनों राशन की तकसीम की, अब दोबारा कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो हमारे, देखें जी हमारे तो इलाके में आया ही नहीं है। उसको उसको एक घर में नहीं मिला, लेकिन उसने पूरे हम्म। जो है ना वो कह देना कि भी इसने तो तकसीम ही नहीं किया जी, मतलब ये तो झूठ ही बोल रहा है, इसने किसी को भी नहीं दिया। तो लोगों को थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा हम्बल वो भी हों। इस तरह नहीं है हाँ कि भी हाँ। मैं सब तक नहीं पहुंच सकता। जो जो हकीकी राज़िक है वो अल्लाह ताला है, कोई इंसान किसी को रिस्क नहीं दे सकता। मैं सिर्फ लोगों की परेशानी थोड़ी सी कम करने का जरिया बन सकता हूँ, बस वसीला बन सकता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हैसियत दी है। मतलब कोई भी हो, कोई इंसान भी हो, वो अगर ये दावा करता है कि भी मैं अपने इस एरिया को या अपने इस मतलब इलाके को या एक हल्के को या किसी भी लेवल तक वो दावा करता है कि मैं ही उनको रिस्क पहुंचाऊंगा इतने अरसे के लिए, हम्म। तो ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने रिस्क, इज्जत जिल्लत अपने हाथ में रखी हुई है। इस वजह से थोड़ा सा हम्बल लोगों को भी होना पड़ेगा। सर
अच्छा सर, अब कुछ गैर सियासी बातें, आपकी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ चीजें। एक जैसे मुझे अभी पता चली, बहुत से दिल आज टूटे होंगे कि सलमान नईम साहब शादीशुदा हैं, क्योंकि जब भी बात की जाती है यंगेस्ट एमपीए या बहुत कम उम्र में पहले सियासतदान पाकिस्तान के, तो जहन में आता है कि शादीशुदा नहीं होंगे। तो भाभी पहला बहुत मेरा खुश मैसेज हुई उन होंगी। खवातीन के लिए कि नहीं। और सेकंड, अभी सर कुछ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी हद तक हम जानना चाहेंगे कि द फर्स्ट थिंग, अगर सलमान नईम पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? हम्म। पॉलिटिशियन ना होता तो मैं अपने फादर की तरह बिजनेसमैन होता बस। और क्या, कुछ भी नहीं, किसी को पता भी ना होता कि सलमान नहीं कौन है। नहीं, वो लोगों को पता है, वो पीछे स्टूडेंट्स, आई स्टिल रिमेम्बर द कमेंट्स। हाँ। सलमान इटसेल्फ मैं वाज अ ब्रांड। अगर सियासतदान ना होता, अगर ये मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये मेरा शौक भी नहीं था सियासत में आना, मैं इसको अच्छा भी ओके। नहीं समझता था। मेरे फादर ने मुझे आज से 2.5 years बैक अगर हम जाएं, तो उन्होंने मुझे कहा कि भी मैं चाहता हूँ भी आप जो है ना वो इस तरह, हम लोग सोशल वर्क तो कर ही रहे हैं, तो हम लोग इलेक्शन भी लड़ें। तो मैंने उनको कहा भी इलेक्शन लड़ना है तो आप लड़ें भाई, मैं नहीं लड़ सकता, मेरा ये काम नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि नहीं, तुम लड़ोगे इलेक्शन और लोग तुम्हें पसंद भी ज्यादा करेंगे, लोग ज्यादा मतलब तुम्हारी फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी, मेरी वो मेरा वो नहीं हो सकता लोगों में फैन फॉलोइंग। खैर उनका अपनी एक सोच थी। मैं समझता हूँ कि उनकी फैन फॉलोइंग शायद मुझसे ज्यादा होती अगर वो सामने होते आज स्क्रीन पर। तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका किरदार बहुत अहम है। उनका किरदार बहुत अहम कहना भी मैं समझता हूँ कम है। मैं समझता हूँ दुरुस्त। उन्हीं का किरदार है कि भी आज मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के सामने। तो मैं अगर सियासतदान ना होता तो फिर मैं अपने बिजनेस को देख रहा होता और मजे की जिंदगी गुजार रहा होता सर, एज अ अभी स्टूडेंट हाउ वर यू? भी। एज अ स्टूडेंट सलमान नईम किस नौयत के स्टूडेंट थे? मैं एज अ स्टूडेंट, बस मैं आपको बहुत कहूँ कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो होशियार था, मैं फर्स्ट पढ़ा पोजीशन लेता लिखा। था, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब नॉर्मल, बस पास हो जाते थे पेपर्स के दिनों में, जो है वो जो है वो तैयारी करके और अच्छे नंबर ले लेते थे। तो दुरुस्त। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, एसईडीसी स्टूडियो से, मैं समझता हूँ कि इसका ताल्लुक जाहिर सी बात है आईएसपी से है। तो जी। मैं आईएसबी का भी हिस्सा रह चुका हूँ कुछ दिनों के लिए। मैंने दुरुस्त। ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी आईएसबी से, लेकिन ग्रेट। कुछ वजूहात की बिना पर मुझे वो उससे अलग होना पड़ा। वजूहात क्या थी, बस यही सियासत थी, मुझे इसी की वजह से अलग होना पड़ा और मैं टाइम नहीं दे सका। तो कुछ अरसे के लिए के साथ भी रहा हूँ। लेकिन मैं आपको, दुरुस्त। आपने जो सवाल किया था, मैं दोबारा से आपको बता दूं कि भी मैं एक नॉर्मल किस्म का स्टूडेंट था। अच्छे नंबर लेके 60-70% जो है वो पास होके और अगली क्लास में पहुंच जाते थे हम। दुरुस्त। अच्छा सर, अब तो चूंकि आप पॉलिटिशियन हैं और टाइम कम ही मिलता होगा, लेकिन जब इस एक्टिविटी में नहीं थे उससे पहले ऑब्वियसली टाइम मिलता होगा, तो क्या आपका मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट फेवरेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करता था? लाइक स्पोर्ट्स, म्यूजिक, फिल्म, ड्रामा, व्हाटएवर। हाँ, स्पोर्ट्स का मुझे शौक था, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद थी। और अच्छा। क्रिकेट हम मतलब क्रिकेट रेगुलर हम खेलते थे मेरे कजन्स के हम्म। साथ, मेरे दोस्तों के साथ हम लोग क्रिकेट खेलते थे। लेकिन अब हमारी क्रिकेट भी सियासत है और अब हमारी स्पोर्ट्स भी सियासत है, अब हमारी हर चीज़ सियासत है। दुरुस्त। तो क्रिकेट मुझे सर, काफी पसंद स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स का सर नीचे अभी कमेंट आया, दो तीन स्टूडेंट्स ने पूछा कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो NA 156 या PP 217। है। इट्स टू अर्ली। ओके। मैं इतना मैं आपको बताऊं, मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहता। मैं समझता हूँ कि मैं अपने लोगों को सर्व करूंगा, अपने हल्के के लोगों को सर्व करूंगा जब टाइम आएगा। तो लोगों की ख्वाहिश जैसे पहले मैंने की वो क्या है, तो उसी लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करूंगा। मैं खुद से कौन होता हूँ कि मैं लोगों की मुस्तकबिल का फैसला करूं। तो लोगों की, ये लोग चाहेंगे कि भी मैं एनए की सीट पर आऊं तो मैं आऊंगा। और चाहे फिर कोई मद्दे मुकाबले कोई भी हो, मुझे कोई फिक्र नहीं। तो हम इंशाल्लाह फाइट करेंगे, मैं, मेरी टीम इंशाल्लाह फाइट करेगी। अगर वो लोग चाहेंगे कि भी नहीं, अभी मुझे और इसी सीट पर कंटिन्यू करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल इसी सीट पर करूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ इंशाल्लाह। कि इट्स कि मैं डिसाइड करूं या मैं अनाउंस करूं,
कि अभी क्योंकि 2 साल तो गुजरे हैं टोटल, तो अभी अभी टाइम पड़ा है, लोगों को अपनी कारकर्दगी दिखाने दें, लोगों के साथ लोगों को समझने दें कि अगला इंसान कैसा है, तो वो लोग डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। दुरुस्त। अच्छा सलमान साहब, आपको क्या लगता है कि अब क्योंकि यू आर वेरी मच लिंक्ड विद पाकिस्तान सक्सेस और उसकी बढ़ाई में भी और उसकी इम्प्रूवमेंट में भी, तो आपको क्या लगता है कि क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है या क्या ऐसा पॉलिटिकल इशू है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है? एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तो आप मुझसे तब पूछे ना जब हम काफी सारे एरियाज को इम्प्रूव कर चुके हों और थोड़े से रह गए हों, तो मुझसे आप पूछें कि भी कौन कौन से रह गए। टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब हर जगह पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मतलब बहुत कौन सियासी से जवाब ऐसा, था ये सलमान साहब। नहीं नहीं कोई सियासी नहीं, सीरियस मैं इस चीज को बिल्कुल मैं इसको दिल से इस बात को तस्लीम करता हूँ। कोई डिपार्टमेंट ऐसा हम्म नहीं है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। हम्म हर जगह इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छे लोगों की जरूरत है, और मैं समझता हूँ कि नौजवानों की जरूरत है अब, क्योंकि हम्म नौजवान जो जिस तरीके से काम कर सकते हैं, जिस तरीके से अपनी एफर्ट जो है वो डाल सकते हैं हर चीज में, हर हम्म इम्प्रूवमेंट में। कोई 70 साल का बाबा कैसे करेगा ये सारे काम, या कोई 60 साल का वो, उसने सारी जिंदगी कभी इधर कभी उधर, उसने जहां पर अपना मुफाद देखा वहां पर जनाब साहब पहुंच गए, और हम्म किसी को कह दिया कि भाई वो जिंदाबाद तो ये जिंदाबाद, तो मतलब मेरा बहुत सारे लीडर्स आप जानते हैं उन लोगों को। वो कभी कह देते हैं कि भाई मैं उस लीडर का खून गिरे, उस लीडर का पसीना गिरेगा तो मेरा खून गिरेगा, एक हफ्ते बाद उसे छोड़ देते हैं और किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है और हम्म पाकिस्तान का हिस्सा है, मैं समझता हूँ। तो इन चीजों को इम्प्रूव होना चाहिए। सबसे पहले नौजवानों को आगे आना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में आना चाहिए, फिर उसके बाद जुडिशरी में, उसके बाद में मतलब हर डिपार्टमेंट का, पुलिस में, हर जगह जिस चीज का आप नाम ले लें, मैं समझता हूँ कि उसको इम्प्रूव होने की जरूरत है। एक हम जब भी कोई बात करते हैं इस तरह की, तो एंड ऑफ द डे यही रिजल्ट निकालते हैं कि आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक वेल मैनेज तरीके से चलाया जा रहा है। बाकी और कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है? मैं समझता हूँ वहां भी होगी बिल्कुल, लेकिन बाकियों में बहुत हम्म ज्यादा है। हम्म हम्म अच्छा सलमान साहब, अब क्योंकि ज़्यादा जो कमेंट्स भी आ रहे हैं वो सारी यूथ ही है और आपकी बातों से भी ऐसे लग रहा है कि आप यूथ को ये कहना चाह रहे हैं चीख चीख के कि आप आगे आएं और आप ही फ्यूचर हैं, और फ्यूचर क्या, आप अभी काम करना शुरू करें ताकि फ्यूचर बने। तो अब यूथ से आप यूथ को एक कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जो आपके दिल में बहुत ज्यादा हो कि यार ये लाजमी होना चाहिए और यूथ को ये जहन में रखना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं तो आई ऑलवेज टॉक अबाउट लॉयल्टी, कि आपको अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल होना, जब तक आप लॉयल नहीं हो सकते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा क्लिक करती है, बहुत ज़्यादा एजिटेट करती है, इरिटेट करती है कि ये लाजमी होना चाहिए? यूथ को खास तौर पे मैं उनको इसी तरीके से मोटिवेट कर सकता हूँ कि जब भी आप किसी भी प्रोफेशन में आप कुछ करना चाहें, कुछ बड़ा करना चाहें, हम्म तो हजारों किस्म की, सैकड़ों किस्म की रुकावटें आपके सामने खड़ी की जाती हैं पुराने बिल्कुल। लोगों की तरफ से, क्योंकि वो नहीं हम्म चाहते कि आप लोग आगे आए। तो हम्म आप लोग हर रुकावट को अगर आप हम्बली अगर आप देखें और उसको फेस करें, उसको हटाने की कोशिश करें, तो कौन सा पहाड़ ऐसा है जो जिसको नहीं हिलाया जा सकता, अगर अगर हम मिल के कोशिश करें तो। मैं समझता हूँ हम्म कि अगर कोई बंदा जज्बा कर ले और अपने अंदर ये तय कर ले, अपने आप से ये वादा कर ले कि मैंने ये काम करके दिखाना है, तो हो सकता है उसे 2 साल की बजाय 4 साल लग जाए, 4 की बजाय 8 लग जाए, 8 की बजाय 16 लग जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं समझता हूँ कि वो अपने आप से ये मुतमईन होगा। और ना भी कामयाबी मिले, मैं एक सेकंड के लिए लेट सपोज के नहीं कामयाबी मिली, कम से कम जब हम अल्लाह के सामने हाजिर हम्म होंगे और किसी को हमने बाद में भी तो जवाब देना है ना, तो हम कम हम्म से कम ये तो कह सकेंगे कि मैंने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की थी, मैं कामयाब नहीं हो सका। तो इंसान को कोशिश, अगर वो घर पे बैठ के फेसबुक पे कमेंट ही करे जा रहा है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम, ओ भाई इससे कुछ भी नहीं हम्म होगा। आप बाहर निकल के कम से कम एक इंसान का भला करने की तो कोशिश करें। जरूरी नहीं है हम्म कि 5,000 10,000 20,000 लोगों का भला करने की आपने कोशिश करनी है। अपना एक पार्ट प्ले इंसान किसी करें। का भला करे, अपना तो हम्म पार्ट प्ले करें ना, अपना पार्ट हम प्ले हम्म नहीं करते। और हम हम्म बस
जो है ना वो बेड पे बैठ के और सोफे पे बैठ के हम बस कमेंट कर रहे होते हैं कि सलमान भाई आपने ये सही नहीं किया, आपने ये सही नहीं किया, या मतलब किसी को भी, मैं अपनी मिसाल हाँ। चले नहीं लेती। तो हम्म। मैं समझता हूँ कि हर किसी को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है, जिस फील्ड में वो मौजूद हैं, जिसमें उनको अच्छा लगता है, जिसमें उनको मजा आता है, वही काम करें और अपना किरदार अदा करने, पॉजिटिव किरदार अदा करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी जिंदगी में 60-70 साल मैक्सिमम रहते हैं, एक इंसान की एवरेज लाइफ है, तो वो अपना हम्म। पार्ट अगर कोशिश करे और कुछ ना कुछ अचीव कर ले, या नहीं भी कर सका उसने कोशिश तो की होगी कम से कम, तो मैं समझता हूँ उसे अच्छे लफ्जों में याद रखा जाएगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जाने के बाद जब हमारा नाम कोई ले तो वो पॉजिटिव तरीके से ही ले, कोई ये ना कहे कि यार उसने उसके साथ भी बुराई की थी, उसने उसके साथ भी बुराई की थी। तो मैं समझता हूँ कि जब भी हमें याद किया जाए हमारे बाद, तो वो अच्छे लफ्जों में याद किया जाए, तो मैं समझता हूँ जिंदगी का सब कुछ हमने अचीव कर लिया दुनियावी तौर पर। दुरुस्त। अच्छा, क्योंकि हमारा सेशन का टाइम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और आपके फैंस बहुत ही ज्यादा हैं, और मैं ये देख रही थी कि नीचे बहुत ज्यादा हार्ट एक लड़के ने बना के भेजे हुए थे। तो आप सिर्फ लड़कियों के दिलों में नहीं है, आप लड़कों के भी दिलों में है, मतलब दे रियली नहीं, अप्रिशिएट। अब आप क्या चाहती हैं कि मेरी घर लड़ाई हो जाए? नहीं, हाफिज है बिल्कुल सर, ये मैं हाफिज समझ शहबाज ये है। नहीं, तो वो क्या हाफिजा हो, तो अगर हाफिजा और भी होगी उसने तो क्या होगी? सर हाफिजा का तो पता नहीं, लेकिन उनके हाफिजा से ये बात नहीं जाएगी। नहीं, मेरी फैन फॉलोइंग दोनों में हाँ जी। आपकी दुरुस्त। बात सही है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, तो बस उनको एक तरीके से डील करना पड़ता है। अब मतलब हर इंसान की ख्वाहिश तो नहीं पूरी हो सकती, तो आपको अपने तरीके से देखना होता है और मतलब चीजों को एक लिमिट में रख के चलाना होता है। तो हार्ड तो अब ज्यादा आना शुरू हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ। फरहान। तो तो ये अभी तो लड़कों की तरफ से ही हार्ट आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से भी आते हैं, तो मुझे तो अच्छा लगता है, और तो ठीक रहने भी चाहिए। सही। जी दुरुस्त। इस वक्त बिल्कुल शेख सही। नईम साहब का कमेंट भी स्क्रीन पे मौजूद है, तो कॉन्शियस होके हाँ बताइएगा जी। जो भी आप बता रहे मुजम्मिल कुरैशी के दिल जी, से आप जा ही नहीं रहे। शेख नईम साहब को पता है जी मैं कैसा हूँ, और उन्होंने मेरी ऐसी तरबियत की है कि भी उनको मेरा ख्याल है कि हैं। माशाल्लाह। भी कोई शक नहीं है जी जी। मुझे। हाँ जी। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच हमारे व्यूवर्स जो सारे देख रहे थे, और ऐसे आज हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग थे जो सलमान साहब के ही सिर्फ फैंस थे, जो पहले उन्होंने कभी विजिट नहीं किया। तो एसीडीसी स्टूडियो इज द प्लेटफॉर्म, एक ऐसा टेबल टॉक का जरिया है जहाँ पे हम लड़ते झगड़ते नहीं है, वी टॉक एंड वी टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। आज सलमान नईम साहब के बारे में बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, क्योंकि जो लोग सिर्फ तनकीद करते थे और जिन्होंने उनको बात करते नहीं सुना था, वो कुछ लोग वो भी थे जो कहते थे कि ही इज एरोगेंट, या ये बात नहीं सुनते, या ही इज नॉट हम्बल। लेकिन आपकी बातों से बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि यू आर वेरी पॉजिटिव और आप बहुत फिक्रमंद हैं पाकिस्तान की बहुत अच्छी चीजों की कंट्रीब्यूशन में, और यूथ के लिए आप एक मोटिवेशन है, और आपने बात भी बहुत ज्यादा जो की वो यूथ के लिए ही की। थैंक यू सो वेरी मच सलमान साहब। और यहाँ पे मैं अली करबलाई का बहुत ज्यादा शुक्र अदा इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि he is the bridge between he is my batch fellow और ISP का ही स्टूडेंट है, और सलमान साहब का बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल, बहुत सारे व्यूवर्स का बहुत ज्यादा थैंक यू सलमान साहब, आपका बहुत उसका भी थैंक यू। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी अचीवमेंट्स में, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, माशाल्लाह। इसमें अच्छा, कोई शक ग्रेट। नहीं। हम्म। चलें जी, थैंक यू अली ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीम एंड सलमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे व्यूवर्स हमारे साथ ही रहेंगे, हम अगले सेशन के साथ आपके साथ हाजिर होंगे इसी मुस्कुराहट के साथ और इसी तरह के सॉल्यूशंस और टॉक के साथ। हैव अ वेरी गुड डे, सी यू नेक्स्ट टिल नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक यू हाफिज सो मच, सर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।